हम हर साल लाखों करोड़ों पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन क्या उन पेड़ों को बचाने का दायित्व भी हम निभाएं? ये प्रकृति और संस्कृति दोनों को जोड़ करके एक नया आंदोलन जो हमने नैतिक नाम से किया, हम भावनात्मक रूप से अगर हम पेड़ों से जुड़ जाएं तो हम जंगलों को बचा सकते हैं, हम पेड़ों को बचा सकते हैं। और ये भाव ऐसे हैं कि बेटी के लगाए गए पेड़ को माँ तो बचाएगी, पिता भी बचाएंगे कि मेरी बेटी का पेड़ है, भाई बचाएगा मेरी बहन का पेड़ है, उस पेड़ के कितने माली हो जाएंगे। जब आपने इस पहल की शुरुआत की तो किस तरह से इस चीज को जन जन तक पहुंचाया गया, गांव-गांव तक पहुंचाया? हमने गांव की लड़कियों को, जो गांव में लड़कियां होती हैं, उनसे हमने ये कहा कि आप अपने गांव में एक संगठन बनाइए, मैती संगठन बनाइए। तो उस समय मैं पूरी यात्रा करता था, मैं धारचूला तक गया, मैंने वहाँ के स्कूल में जाकर के बच्चों को समझा। मैं जब बच्चों से बात करता था और इस चीज को बताता था तो कई बेटियां आंसू निकाल देते थे। कल्याण सिंह जी, उत्तराखंड में तो खैर ये व्यापक तौर से फैला ही आंदोलन, सरकार का कितना समर्थन रहा या फिर उनकी भी किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी रही? लेकिन सरकार की तरफ से मुझे कभी कोई सहयोग नहीं मिला। मैंने कभी सरकार से हाथ नहीं लंबा किया कि मैं ये आंदोलन चला रहा हूँ, आप मुझे पैसा दीजिए। मैंने कुछ बाद में राजस्थान को और मध्य प्रदेश को, हिमाचल को मैंने पत्र लिखे थे वहाँ के सीएम को कि इस तरह का एक आंदोलन है, आप अगर आप यहाँ चला सकते हैं तो ये पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा होगा। तो मुझे बड़ी खुशी है कि राजस्थान से भी मुझे सकारात्मक रूप मिला, वहाँ के चीफ मिनिस्टर का भी मुझे पत्र आया। उसके बाद हिमाचल ने तो अपने यहाँ कानून उसमें कैबिनेट में उसको रखा था। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का मुझे पत्र आया 2018 में, और वो पत्र उसमें सारा लिखा था उन्होंने कि मिस्टर रावत, एक मैंने आपके इस आंदोलन के बारे में पढ़ा है, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ये बहुत अच्छा आंदोलन है, इसको आप आगे बढ़ाइए। तो इंडोनेशिया ने तो अपने यहाँ कानून बना दिया कि आप शादी तब करेंगे पहले आपको पेड़ लगाने का एक प्रमाण पत्र देना होगा। राजस्थान में पूरे वन विभाग को ऑर्डर कर दिया गया कि आप हर जगह जो है शादी में पेड़ लगाने की व्यवस्था कीजिए और जहाँ पेड़ चाहिए वहाँ पेड़ दीजिए। हिमाचल प्रदेश उसे कर रहा है, तो मेरा राज्य क्यों नहीं कर रहा है? उत्तराखंड एक तो पलायन की मार झेल रहा है, हमारे 3000 से अधिक गांव जो हैं बिल्कुल भुतवा गांव हो चुके हैं। कि हमारे वन्य प्राणियों को बचाने के लिए, खाने के लिए भोजन नहीं है। हमारे इस तरह के जंगल उत्तराखंड में डेवलप हो गए हैं जहां भोजन की कमी है। जंगल जब जलते हैं पूरा धुआं छा जाता है, आपने देखा होगा पूरा उत्तराखंड में जब जंगलों पे आग लगती है सारा धुआं जा जाता है। ये धुआं क्या है? कार्बन। ये कार्बन कहाँ जाएगा? आगे तो हमारा हिमालय खड़ा है, ये सारे मानसून ऊपर को चलते हैं, ये सारा कार्बन ऊपर की तरफ जाएगा। अब आप देखिए कि पूरा जो हिमालय जोन है हमारा, ये भूकंपीय सबसे बड़ा खतरनाक जोन है जिसको टाइप 5 कहा जाता है। उत्तराखंड के हिमालय में अगर बाइक में कभी भूकंप आ गया क्या होगा? एक झील के दंश को आज तक हम भूले नहीं हैं। 2013 में जो केदारनाथ का झील टूट करके और 5000 से अधिक लोग हमारे मरे थे, उसको हम आज भूल नहीं पाए हैं। और ये जो 400 से अधिक झीलें बनी हैं, और कभी हल्का सा भूकंप 6 का भी आ जाएगा, ये अस्थायी झीलें हैं, अगर ये टूटेंगी तब क्या कितनी बड़ी तबाही होगी, कल्पना से बाहर है। क्या इसको लेकर आप सरकार को समय समय पर अवगत करवाते हैं या किसी प्रकार की सलाह आप देते हैं, या फिर और आपकी सलाह को क्या किसी प्रकार से नजरअंदाज किया जाए? अब सरकार समझती नहीं है, हमारे जो सरकार के नुमाइंदे हैं उस बात को भी जानते नहीं हैं। हमें ये ताजुब होगा कि हमें जो है 2030 तक 3 बिलियन टन कार्बन जो है स्टॉक करना है। अगर हमें जिंदा रहना है, कि वैज्ञानिकों ने कहा है कि लगभग 3 बिलियन टन हमें कार्बन को स्टॉक करना है। नमस्कार, मैं दिविज बहुगुणा, आप देख रहे हैं पेन पॉइंट। दोस्तों, भारतीय परंपरा के अनुसार जब कोई युवती शादी करके अपना घर छोड़ के ससुराल के घर पे जाती है, जो कि उसके लिए अनजान होता है, तो अक्सर लड़की के घर वाले दुखी हो जाते हैं। लेकिन इस दुख को सुख और समृद्धि की भावना में तब्दील करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन पहल की शुरुआत की गई, जिसका नाम पड़ा मैती आंदोलन। और इस पहल के तहत जब कभी कोई युवती शादी करके अपने घर को छोड़ के ससुराल वाले घर में जाती है, तो उस दौरान वो अपने घर के बाहर एक पौधे का रोपण करती है और परिवार के सदस्य पौधे की देखभाल इस प्रकार करते हैं जिस प्रकार से कि वो लड़की की सुख समृद्धि का चिन्ह हो। और इस मैती आंदोलन के प्रणेता आज हमारे साथ मौजूद है कल्याण सिंह रावत जी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल्याण सिंह जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, मैती आंदोलन की आपने शुरुआत करी, सबसे पहले तो इस आंदोलन के पीछे की क्या सोच रही और क्या मूल विचार था? मैती आंदोलन एक भावनात्मक आंदोलन है और इसकी शुरुआत 1995 में ग्वादलम से की थी। और इसका एक विशेष उद्देश्य ये था कि हम प्रकृति को किस ढंग से बचा सकते हैं।
मैंने देखा कि चारों तरफ पेड़ तो लग रहे थे, हम हर साल लाखों करोड़ों पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन क्या उन पेड़ों को बचाने का दायित्व भी हम निभाएं? हम पेड़ लगा करके तो आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद उसको बचाने के लिए उसको पानी चाहिए, उसकी सुरक्षा चाहिए, ये हम सब भूल जाते हैं। और यही कारण है कि आने वाले समय में हम पेड़, जिन क्षेत्रों में हमने पेड़ लगाए हैं, उन क्षेत्रों में जो पेड़ों की जो उपलब्धियां हैं वो बहुत कम न्यून होती है। तो यही रहा कि हम पैसा भी बहा रहे हैं, पेड़ भी लगा रहे हैं, लेकिन वो सकारात्मक वृक्षारोपण नहीं हो पा रहा है, और हम जिस तरह से जंगलों को बनाना चाहते हैं उस तरफ हमारा कदम नहीं बढ़ रहा है। फिर ये देखा कि जो लोग पेड़ लगाते हैं केवल इसलिए कि हमें हमारा नाम आ जाए, हम फोटो खिंचा दें, हमारा अखबारों में अपने नाम ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि आपने जो पेड़ लगाया है उस पेड़ की लगाने की के साथ साथ उसको बचाने की भी जिम्मेदारी उनकी है। तो ये जब तक हम इस दायित्व को नहीं समझेंगे तब तक हम केवल धरती माँ से हम केवल छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं। तो इसीलिए मेरे को ये लगा कि हम भावनात्मक रूप से अगर हम पेड़ों से जुड़ जाएं तो हम जंगलों को बचा सकते हैं, हम पेड़ों को बचा सकते हैं, और जब जंगल और पेड़ बचेंगे तो हमारे प्राकृतिक संसाधन भी बचेंगे। तो यही भाव था, और उसको मैंने, हमारे पहाड़ में माँ और बेटी का एक बहुत बड़ा रिश्ता होता है। जहाँ जहाँ माँ जाती है बेटी भी साथ जाती है। अब बेटी स्कूल से आती है, सबसे पहले अपने माँ को ढूंढती है कि मेरी माँ कहाँ है। जंगल जा रखी है तो आगे रास्ते में माँ का बोझ लेने चली जाती है। माँ खेत में है तो वहाँ जा कर के माँ का कुदाल हाथ में पकड़ करके माँ को कहती तो कहीं किनारे पर आराम कर, मैं काम करती हूँ। घर में चौका से लेकर आपका हर काम में बेटी खड़ी रहती है और माँ का दाहिना हाथ बनती है। जब बेटी बड़ी हो जाती है तो बेटी के शादी के दिन जब वो दूसरे घर में जाने के लिए, अपनी एक नई जिंदगी जीने के लिए घर से पाँव बाहर निकालती है, तो सचमुच में माँ को बड़ा दुख होता है। हालांकि बेटी का एक नया जिंदगी अब बसर करने के लिए अपने जीवन साथी के लिए एक तरह के और प्रस्थान कर रही है, लेकिन इधर माँ को ये दुख है कि जो बेटी रात दिन मेरे को छोड़ती नहीं थी, मेरे साथ काम करती थी, मुझको हर जगह मुझे मेरे हाथ का काम छीन करके अपने आप करने लगती थी, अब मेरे साथ कौन काम करेगा। ये भावनात्मक, ये दर्द, ये प्यार मैंने एक पेड़ से जोड़ा कि जब बेटी विदा होगी तो एक पेड़ लगा करके जाएगी अपने माँ के जमीन पे, धरती पे, और जब वो चली जाएगी तो उसके लगाए गए पेड़ को अगर कोई नहीं बचाएगा, क्या माँ अपनी लगाए गए बेटी के पेड़ को कभी सूखने देगी? ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और मैंने यही भाव को, इसी दर्द को पेड़ से जोड़ा, और जब बेटी चली जाती है अपने दूल्हे के साथ, तो उनकी एक तो शादी की यादगार है, पेड़ लगा, बड़ा होगा, कल उनकी शादी की यादगार रहेगी। पेड़ बरसों तक जिंदा रहता है, और तब तक बेटी के बच्चे भी हो चुके होंगे। जब वो बच्चे लौट के आएंगे कभी अपने नैनिहाल, तो उनका पेड़ जो है फल दे रहा होगा, और उन पेड़ के फलों को जब वो बच्चे खाएंगे तो उनके अंदर भी एक भाव पैदा होगा कि हम अपनी माँ और शादी, माँ की और पिताजी की शादी का पेड़ के फल खा रहे हैं, जब हमारी भी शादी होगी हम भी पेड़ लगाएंगे। ये प्रकृति और संस्कृति दोनों को जोड़ करके एक नया आंदोलन जो हमने मैती के नाम से किया। मैत माने लड़की का घर, जहाँ वो पैदा हुई है, हमारे पहाड़ में उसको मैत कहते हैं, मायका। और मैती का मतलब हुआ उस गांव की हर चीज मैती है, उस गांव की समृद्धि मैती है। एक एक बेटी जब जाती, वहां से विदा होती अपने गांव से, एक एक पेड़ लगा करके जाती। मेरे गांव से अगर एक साल में 10 शादियां होंगी तो 10 पेड़ लगेंगे। 10 साल में कितनी शादियां हो जाएंगी, अपने आप मेरा गांव हरा भरा बन जाएगा, और उसके प्रताप मेरे गांव का जो पानी का स्रोत होगा वो जिंदा रहेगा। लोगों को शुद्ध हवा मिलेगी, शुद्ध पर्यावरण मिलेगा, फल मिलेंगे, चारा पत्ती मिलेगा, छाया मिलेगी। एक एक बेटी का लगाया गया पेड़ उस गांव को समृद्ध कर गया, और यही मैती है। और ये भाव ऐसे हैं कि बेटी के लगाए गए पेड़ को माँ तो बचाएगी, पिता भी बचाएंगे कि मेरी बेटी का पेड़ है, भाई बचाएगा मेरी बहन का पेड़ है। उस पेड़ के कितने माली हो जाएंगे, वो पेड़ कभी सूख नहीं सकता है। मैंने तो यहां तक देखा है कि अगर बाई द वे कोई पेड़ सूख गया, माँ चुपके से उस पर दूसरा पेड़ लगा देती है कि कल मेरी बेटी आएगी, सबसे पहले अपना बस्ता झोला बाद में रखेगी, सबसे पहले वो पूछेगी कि माँ मेरा पेड़ कितना बड़ा हुआ। अगर माँ ने उस पेड़ को नहीं बचाया तो उसको दुख होगा।
तो कल्याण सिंह जी, जब आपने इस पहल की शुरुआत की तो किस तरह से इस चीज को जन जन तक पहुंचाया गया, गांव गांव तक पहुंचाया गया, और वर्तमान में अभी इस आंदोलन की अभी इस वक्त क्या स्थिति है? ये असल में ये ग्वालदम में ये विचार मेरे मन में आया था, और उस समय नंदा देवी राजजात हो रही थी, और नंदा देवी राजजात में लोग उस नंदा को अपनी बेटी की तरह विदा कर रहे थे। और उस वही सावन का महीना होता है, उस समय अगस्त सितंबर का महीना होता है, जब नंदा देवी को हिमालय की तरफ ले जाते हैं, तो बेटियों अपने रोटन बना करके, जो उसमें हमारी प्रकृति में जो भी चीज़ें पैदा होती हैं, उनको देवी को समर्पित करते हैं, और यहाँ तक कि आंसू भी बहाते हैं कि बेटी को अपनी कैलाश को हम भेज रहे हैं। ये भी, इस दर्द को भी मेरे दिल ने एक जगह बनाई, और मैती का स्वरूप भी वहीं से आया। और एक और भी घटना इसमें मैं आपको जोड़कर बता रहा हूँ कि मेरी भी शादी हुई थी, और जब मैं बहुत नज़दीकी था, पैदल जाना आना था, उसमें गाड़ियों का तो था नहीं, बारात पैदल गई पैदल आई। रतोड़ा मेरा ससुराल है, तो हम एक बार हम लोग 4-5 शादी के दिन बाद हम अपने ससुराल की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में मेरी मौसी का घर था, तो हम वहाँ पर कुछ देर के लिए रुक गए। तो वहाँ पर मेरी मौसी ने हमको पपीता खिलाने को दिया, बहुत सुंदर बढ़िया पपीता, उसके अंदर काले काले बीज भी थे। हमने पपीता खाया, उसके बाद हम वहाँ से चढ़ाई चढ़ते 2-3 किलोमीटर के बाद फिर हमारा ससुराल पड़ता। हमारी मिसेज ने जो है कुछ बीज जो है अपने धोती के पल्लू पर बांध दी, ये अच्छा पपीता है, इसके बीज अच्छे हैं, मैं जा कर के अपने मायके में इसको बोऊंगी। और उन्होंने वहाँ जा कर के, मुझे तो पता नहीं था, लेकिन वो बीज वहाँ कहीं बो दिए, और उसके बाद उसमें पेड़ भी आ गए, और पेड़ लगे, तो मैं उसमें ग्वालदम में था, तो उसके बाद उसमें फल लगे। तो एक दिन हमारे ससुर जी ने जो है कुछ पपीता हमको गाड़ी वाले के पास कर्णप्रयाग से दे दिए कि ग्वालदम में उनको दे देना, क्योंकि ग्वालदम में सब मुझे जानते थे। शाम को जब मैं स्कूल से आया तो हमारे यहाँ पपीते थे। हमारी मिसेज ने कहा कि आज पपीते आ रखे हैं, और मैंने कहा पपीता कहाँ से आए? उन्होंने कहा वो जब हम वहाँ से आ रहे थे तो मैंने बीज बोया था, 2 पेड़ हुए थे उसके, और मैं पपीता लगे हैं, तो माँ ने भेज रहे। अच्छा लगा मुझे, ये भाव भी आया कि एक वो। और 2 साल बाद क्या हुआ कि ऊपर से बहुत तेज आंधी तूफान और बर्फ गिरी हुआ, और उसमें दोनों पेड़ धराशायी हो गए, लंबे हो गए थे, बर्फ पड़ी तो सब टूट गए। और उसकी खबर जब उसमें चिट्ठियाँ आती थी, तो मिसेस को चिट्ठी आई होगी उनके पिताजी की कि भाई वो इस बार तो सब कुछ ठीक ठाक है, बर्फ़ बहुत पड़ी थी, और वो पेड़ जो था वो पपीते के वो टूट गए। तो हमारी मिसेस को इतना दुख हुआ उस पेड़ का टूटने का कि वही दर्द जो मैं बात कर रहा हूँ ना, तो वही दर्द जो है वो माँ के जाने के बाद जो पेड़ माँ के जो बेटी विदा होती है और जो पेड़ लगा के जाती है, उसके पीछे यही माँ का दर्द है जो उस पेड़ को जो है एक नया जीवन देता है। तो मैंने कई उदाहरण हैं जो पेड़ लगे और उसके बाद उसको आज बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, उनमें फल लगते हैं, इतने फल लगते हैं कि उसका उनके एक रोजगार भी चल रहा है। आम की इतनी सुंदर प्रजातियां लोगों ने लगाई कि आज बहुत सारा आम उन पे होता है ना। और तो ये सारी चीज़ें हैं जो समृद्धि की बात है। और मैं आप ये चीज़ को आपको बताना चाहूँगा कि मैती आंदोलन में एक पेड़ और लगता है। जब वही दुल्हन जब अपने ससुराल पहुँचती है तो ससुराल पहुँचने पर हमारे पहाड़ में एक परंपरा है कि मेरे गांव में अगर कोई नई दुल्हन आती, यानी नया सदस्य जब मेरे गांव में आएगा, तो मेरे परिवार की लड़कियां, मेरे गांव की लड़कियां सबसे पहले उस दुल्हन से, उस नए मेहमान से जो पहला काम कराती हैं, एक बर्तन दे करके सबसे पहले उस बहू को पानी दिखाया जाता है। गाँव का जो हमारा स्रोत है वहाँ तक ले जाया जाता है। और इसको हमारे यहाँ कहते हैं पंजरा पुजाई, धारा पुजाई, नौला पुजाई, अलग अलग नाम से कुमाऊं में नौला पुजाई बोलते हैं जैसे। तो जो हमारे गांव का जो मूल स्रोत का जो पानी है, वहां तक उस दुल्हन को ले जा करके दुल्हन पानी की पूजा करती है, और वहां से पानी भर करके जब घर लाती है तो पूरे गांव के अपने परिवार के सदस्यों को पानी पिलाती है। और ये पानी पिलाने का ये मकसद है कि संकल्प दिलाती है कि इस पानी को बचाने के लिए मैं भी प्रयासरत रहूंगी। और उस दुल्हन को सबसे पहले पानी इसलिए दिखाया जा रहा है, उसको ये बताया जा रहा है कि बेटी यही पानी इस गांव की जीवन रेखा है। जिस दिन ये पानी सूख जाएगा उस दिन ये गांव को भी उठ करके कहीं और पलायन करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, इसलिए इस पानी को बचाना है।
तो मैंने इसमें एक और चीज जोड़ी कि मैंने कहा केवल पूजा करने से पानी नहीं बच सकता है। पानी तब बचेगा जब हमारे पास पेड़ होंगे, जब हमारे पास जंगल होंगे, तब हमारे पानी के स्रोत जिंदा रहेंगे। इसलिए यहाँ भी हमें एक पेड़ लगाना है, ताकि जितने सदस्य मेरे गांव में नए आते रहेंगे, अगर एक एक पेड़ लगता रहेगा तो ये पानी जिंदा रहेगा। तो यहाँ भी एक पेड़ लगता है, एक अपने मायके में लगा के आयो, एक उसने ससुराल में लगाए, तो 2 पेड़ लगते हैं। तो ये यही पूरा एक भाव मैती का था। और इसको लगाएगा कौन पेड़ को, ये सबसे बड़ी बात थी। हमने गांव की लड़कियों को, जो गांव में लड़कियां होती हैं, उनसे हमने ये कहा कि आप अपने गांव में एक संगठन बनाइए, मैती संगठन बनाइए, महिला मंगल दल को जोड़िए, और उसमें जो हमारी गलत परंपराएं हैं उसको आप किनारे कीजिए। हमारे यहाँ एक गलत परंपरा ये है कि हमारे यहाँ जब कोई बारात आती तो सबसे पहले दूल्हे के जूते पर सबकी नजर रहती है, और दूल्हा का जूता चोर करके उसके बाद उसके भारी भरकम रकम लेकर के फिर उन पैसों का कहीं दुरुपयोग ये होता है, क्योंकि कहीं जाकर के आप सामूहिक भोज कर लेते, खा लेते हैं। और आज मैं देख रहा हूँ कई जगह कि वो जूते की कीमत 5,000 10,000 तक पहुंच चुकी है, वहां तक लोग ले रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अनावश्यक हमारे संस्कार जो हमने जो किए हैं, हो सकता है इसमें मनोरंजन रहा हो, लेकिन ये एक चोर परंपरा है। हम चोरी करके फिर पैसा ले रहे हैं। हमने इस चोर परंपरा को बंद किया। हमने कहा जब आप पेड़ लगाएंगे तब आप पैसा लीजिए, और उस पेड़ को लगाने में तुम्हारी सहायता रहेगी। गांव की लड़कियां कहीं से पेड़ लाती हैं अच्छी क्वालिटी के खरीद करके, और कहाँ लगाना है उस परिवार से पूछ करके, गड्ढा खोद करके उसमें खाद उद डाल करके तैयार करते हैं। और जब दूध बारात आती है, दूल्हा दुल्हन आते हैं, उनको एक पेड़ दे करके और पंडित जी को ले जा करके वेद मंत्रों के द्वारा उस पेड़ को लगाया जाता है। और वो पेड़ जो है उसके बाद दूल्हा उन लड़कियों को कुछ पुरस्कार देता है, हम उसको पुरस्कार कहते हैं। और उसमें कोई ये नहीं कि तुम्हें इतना देना है, वो अगर 1 रुपया भी देगा तब भी मान जाते हैं। और आप जो पैसा इन लड़कियों को मिलता है, ये लड़कियां इस पैसे को जमा कर देती हैं अपने कोष में। अपने गांव में कोई बहू है, ईमानदार है, उसको कहते हैं भाई तो ये पैसा हमारा, उसका पैसा है, इसको अपने पास है। एक पेड़ लगा, एक शादी हुई, उनको पैसा मिला, कल एक शादी और होगी, कुल उनको पैसा मिला। दूल्हा भी इसलिए पैसा देता है, मन से देता है कि ये पैसा ये खाएंगे नहीं, बल्कि ये पैसा अपने गांव की गरीब लड़कियों पर लगाएंगे। उसमें जो पैसा ये लड़कियां बचाती हैं, उन पैसों से गांव की गरीब लड़कियों को आगे बढ़ाने में मदद की जाती है। मेरे स्कूल में कोई टीचर नहीं है, कोई बेरोजगार लड़का है, ये लड़कियां उसको वहाँ एक कहते भैया तू वहाँ पढ़ा ले, फिर हम थोड़ी मदद करेंगे। गाँव की सफाई है, गाँव में दवाइयाँ नहीं है तो दवाइयाँ खरीद के अपने पास रखती हैं। और ये नौले धारे की सफाई करना, कुछ करना, किसी बेटी की शादी नहीं हो पा रही तो थोड़ा उसको मदद कर देते हैं। तो इस प्रकार से एक तरफ तो पर्यावरण के लिए एक एक पेड़ लग रहा है, दूसरी तरफ गांव की सारी लड़कियां समरसता का एक भाव है, सब मिल करके चल रही हैं और इन संसाधनों से अपने गांव की गरीब लड़कियों की सहायता कर रही हैं। यानी बेटियां बेटियों के काम आ रही हैं और अपने जो गरीब बेटियां हैं उनको अपने आगे बढ़ाने के काम कर रहे हैं। मैंने यहाँ तक देखा कि जब कई बेटियां हैं, जब गांव कहीं आसपास कोई मेला होता है तो जिनके पास पैसा होता है वो लड़कियां तो बड़े हंसते कूदते चली जाती हैं। एक गरीब बेटी है, उसके पास कुछ नहीं है, तो वो भी अपने दहली में बैठकर सोचती है कि अगर मेरे पास विकास पैसे होते तो मैं भी मेले जाती। तो ये लड़कियां उसको भी अपने साथ लेकर जाती हैं कि चलो तेरा जेब खर्च हम तो हमारे साथ तो चल तू। और इस तरह से आपस में इन बेटियों का एक प्यार, एक गाँव में एकता का एक वो होता, ये सारा ये जो है इसके प्रभाव है। तो इस तरह से ये पूरा एक मैती का एक ताना बाना बुना गया और इसमें हमने गांव की एकता, समरसता, पर्यावरण सबको इसमें जोड़ा है और आस्थाओं को जोड़ा है। अच्छा कल्याण सिंह जी, उत्तराखंड में तो खैर ये व्यापक तौर से फैला ही आंदोलन, लेकिन अन्य पहाड़ी राज्यों में फैला, हिमाचल प्रदेश और अन्य पहाड़ी राज्यों में भी सरकार का कितना समर्थन रहा या फिर उनकी भी किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी रही? नहीं, मैंने कभी सरकार से हाथ नहीं लंबा किया कि मैं ये आंदोलन चला रहा हूँ, आप मुझे पैसा दीजिए। आज तक मैं सन 2014 तक मैं सेवा में रहा, राजकीय सेवा में रहा, तब तक ये आंदोलन स्वस्फूर्त चलता रहा। हमने कहीं से पैसा नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। मैं गांव में जाता था, लोग मुझे बुलाते थे, गुरुजी मेरी बेटी की शादी आप जरूर आना। किसी और गांव में चले जाता। ग्वालदम एक ऐसी जगह थी जहाँ से कुमाऊं और गढ़वाल लगता है, 2 साथ की जगह थी, तो उधर की तरफ भी मैं जाता था। मैंने जब मेरे ग्वालदम में 1 महीने की ठंडियों की छुट्टी होती थी तो गर्म इलाकों के स्कूल चल रहे होते थे, तो उस समय मैं पूरी यात्रा करता था। मैं धारचूला तक गया, मैंने वहाँ के स्कूल में जाकर के बच्चों को समझाया
इस तरह मैं कुमाऊं अपने गढ़वाल की तरफ भी, अपने भी पिंडर घाटी और वहाँ तक मैं जहाँ तक संभव था मैं गया और लोग प्रभावित हुए इससे। मैं जब बच्चों से बात करता था और इस चीज़ को बताता था तो कई बेटियां आंसू निकाल देते थे। तो कई प्रधानाचार्य कहते थे गुरुजी हमारी बेटियां बहुत भावुक हो गई हैं। तो यही भावुक का था कि मेरे जाने के बाद कई पत्र मुझे बेटियों के आते थे कि गुरुजी हम अपने गांव में इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन हमारे गांव बहुत बिगड़ा गांव है, हमारे यहाँ बहुत शराब का प्रचलन है और लोग जो है साथ नहीं देते, इस तरह की बातें आती थी। तो ये वो था, लेकिन सरकार की तरफ से मुझे कभी कुछ कोई सहयोग नहीं मिला। मैंने कुछ बाद में राजस्थान को और मध्य प्रदेश को, हिमाचल को मैंने पत्र लिखे थे वहाँ के सीएम को कि इस तरह का एक आंदोलन है, आप अगर आप यहाँ चला सकते हैं तो ये पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा होगा। तो मुझे बड़ी खुशी है कि राजस्थान से भी मुझे सकारात्मक रूप मिला, वहाँ के चीफ मिनिस्टर का भी मुझे पत्र आया। उसके बाद हिमाचल ने तो अपने यहाँ कानून उसमें कैबिनेट में इसको रखा था कि हम यहाँ जो है चाहे किसी से नाम हो लेकिन शादी पर एक पेड़ लगाने की परंपरा वहाँ डाली थी। उसका एक पत्र उन्होंने मुझको दिया था। और गुजरात में ये चला, आज ये 14-15 राज्यों में चल रहा है। कनाडा से प्रधानमंत्री थी उस समय फ्लोरा डोनाल्ड कनाडा की, यहाँ एक नेशनल सेमिनार में आई थी तो मेरी मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने कहा कि मेरे दिल को अगर कोई चीज़ किसी चीज़ ने छुआ है तो वो मैती आंदोलन है, और मैं कनाडा जा करके हर एक आदमी को इससे बताऊंगी। और मुझे तब विश्वास आया कि जब कनाडा से 2 लड़कियां यहाँ इस पर और अधिक अध्ययन करने के लिए आई। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं उत्तराखंड सरकार पे मैंने कभी बोला नहीं, और न मैंने कभी किसी मंत्री से किसी से कहा कि आप इस मैती आंदोलन को आगे चलाओ। एक बार मैंने कहा भी था तो उन्होंने वन विभाग को लिख दिया कि इस पर जो है आप आवश्यक कार्रवाई करें। तो वन विभाग ने कितनी आवश्यक कार्रवाई तो उसको मैं तो जानता नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ मेरी जनता ने मुझे साथ दिया, गांव के लोगों ने साथ दिया, जो जागरूक लोग हैं उन्होंने साथ दिया। यहाँ तक कि अब जो बेटी के लिए जो कार्ड छपते हैं उन कार्डों में भी इंक्लूड किया कि मैती आंदोलन जैसे होता है हल्दी हाथ, इस तरह से मैती कार्यक्रम समय अनुसार। हमने कहा जिस दिन शादी होती है उस दिन नहीं लगा पाते हो, 4 दिन बाद वो लौट के आते हैं तब आप लगाइए, आप सगाई के समय लगाइए, लेकिन एक शादी की यादगार में एक पेड़ तो लगाइए। ये परंपरा आगे बढ़ेगी। एक साल में करोड़ों शादियां होती हैं, 1 करोड़ पेड़ तो वैसे ही लग जाएंगे। हम इतने बड़े बड़े अभियान चला रहे हैं, हर साल करोड़ों पेड़ लग रहे हैं, धरती पर कितना दिखाई दे रहा है। आज मेरे उत्तराखंड की मैं बात करता हूँ, 25 साल हमें हो गए और ये हम लगातार हर साल हरेला कार्यक्रम, श्रीदेव सुमन के उस पर जन्मदिन पर कार्यक्रम, बड़े बड़े वृक्षारोपण के अभियान चल रहे हैं। आखिर में रिपोर्ट हमारी क्या कह रही है कि हमारे यहाँ जंगल बढ़े नहीं है बल्कि घटे हैं। 250 वर्ग किलोमीटर जो जंगल है वो कम हुए हैं, तो हमारे लगाए पेड़ कहाँ हैं? ये करोड़ों करोड़ों जो वृक्षारोपण हो रही कहाँ है? तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो अभियान चल रहा है ये आंकड़ों में चल रहा है। अब जब तक हम धरती पर नहीं आएंगे तब तक हम इस जमीन को नहीं बचा सकते हैं। आज पूरे देखिए आप, पूरे हमारे पहाड़ों की हालत जो है क्या हो गई है, जंगलों की स्थिति क्या हो गई है, सारे पर्यावरण का जो नेटवर्क है, जो पारिस्थितिक तंत्र है वो पूरा बिगड़ चुका है। अब आने वाले समय में हमारे पास समस्याओं पर समस्याएं खड़ी हो रही हैं। तो सरकार से मैंने कभी अपेक्षाएं भी नहीं की, और सरकार ने, ये तो खुद सरकार का दायित्व तो होना चाहिए था, जो यहाँ मंत्री हैं, जो लोग हैं, कि हमारे उत्तराखंड से इतना बड़ा आंदोलन उठा है और पूरे देश ने इसको सपोर्ट किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का मुझे पत्र आया 2018 में। उन्होंने, मैं तो उनके कभी पत्र नहीं दिया, कभी मैंने उनके बारे में सुना नहीं, लेकिन उनका एक अचानक मुझे पत्र आया। इस दिन पीएमओ से एक पत्र रजिस्टर्ड डाक आई थी। मेरे बेटे ने कहा पापा आपका एक रजिस्टर्ड डाक आई है। मैंने खोला पीएमओ, मैंने कहा क्या जरूरत पड़ गई, देखा खोला तो माननीय प्रधानमंत्री जी का पत्र था, और वो पत्र उसमें सारा लिखा था उन्होंने कि मिस्टर रावत, एक मैंने आपके इस आंदोलन के बारे में पढ़ा है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये बहुत अच्छा आंदोलन है, इसको आप आगे बढ़ाइए और पूरी पृथ्वी को बचाना है। इस तरह से उन्होंने अपने भी कुछ मंतव्य उसमें जोड़े थे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक प्रधानमंत्री जी इस संज्ञान को लेकर के मुझे संबोधित कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो वो पत्र मैंने रखा था अपने यहाँ फ्रेम करके। तो उसके बाद ये बहुत बड़ी बात है, और आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो एक अपना नया पूरा कार्यक्रम पूरे विश्व के लिए दे रहे हैं कि माँ के नाम एक पेड़ लगाओ। उसका भाव वही है, मैती है। एक बेटी अपने माँ के नाम पर एक पेड़ लगा करके आती है और अपनी माँ के पास एक पेड़ छोड़ जाती है।
वही दिल उनके भी दिल में ये भाव रहा और उन्होंने इस भाव को दूसरे रूप में आगे बढ़ाया। मुझे बड़ी खुशी है कि चाहे भाव कुछ भी हों, लेकिन हम इस तरह से भावनात्मक रूप से पेड़ लगाने के लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन सरकार, जहाँ तक मैं उत्तराखंड सरकार की बात कर रहा हूँ, हमें इसके बारे में न कभी किसी मंत्री ने बात की है, न किसी ने कभी इस मैती के बारे में अपने संबोधन में कहीं इसको जिक्र किया होगा, न कभी इसके बारे में कहीं कुछ किया होगा। तो ये मैंने भी प्रयास नहीं किया कि मैं सरकार के पास जाऊं, ये तो उनका दायित्व बनता है। वन विभाग यहाँ खड़ा है कि यहाँ हमारे राज्य में किस तरह के आंदोलन चल रहे हैं, किस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं, हमें किसे सपोर्ट करना चाहिए, तो मैं कभी नहीं गया। और ये मुझे बड़ी खुशी है कि आज ये पूरा समाज जुड़ा है, पूरे अच्छे लोग जुड़े हैं, अपनी बेटियों के शादी में पेड़ लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन मैंने किसी मंत्री को अपने परिवार में के सदस्यों में कहीं शादी में पेड़ लगाते हुए नहीं देखा, और न मैंने कहीं उनको ये बोलते देखा कि आप मैती कार्यक्रम को आगे बढ़ाओ या क्या करो। इवन यहाँ तक कि जो हमारे वन मंत्री हैं, बहुत सारे वन मंत्री यहाँ हुए हैं इतने 25 सालों में, इनसे भी नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि आंदोलन आगे बढ़ रहा है और लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं। और इंडोनेशिया ने तो अपने यहाँ कानून बना दिया कि आप शादी तब करेंगे, पहले आपको पेड़ लगाने का एक प्रमाण पत्र देना होगा। सब है। राजस्थान में पूरे वन विभाग को ऑर्डर कर दिया गया कि आप हर जगह जो है शादी में पेड़ लगाने की व्यवस्था कीजिए और जहाँ पेड़ चाहिए वहाँ पेड़ दीजिए। हिमाचल प्रदेश उसे कर रहा है, तो मेरा राज्य क्यों नहीं कर रहा? ये इसका भी मुझे बड़ा अफसोस है। अच्छा कल्याण सिंह जी, पिछले कुछ समय से मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी पिछले कुछ समय में अभी एक भालू के द्वारा एक महिला पर हमला किया गया। आप किस प्रकार से देखते हैं इन घटनाओं का? क्या जंगलों का घनत्व कम होने की वजह से जो जानवर हैं वो इंसानी बस्तियों का रुख कर रहे हैं और इस प्रकार से ये घटनाएं जो हैं बढ़ रही हैं? सही कहा आपने। ये हमारे पर दोहरी मार पड़ रही है। उत्तराखंड एक तो पलायन की मार झेल रहा है। हमारे 3000 से अधिक गांव जो हैं बिल्कुल भुतवा गांव हो चुके हैं। जो लोग भाग चुके हैं उनके अपनी अलग समस्याएं रही होंगी, और हो सकता है शिक्षा की समस्या रही होगी, हो सकता है कि उनकी अपनी स्वास्थ्य की समस्या रही होगी। लेकिन अक्सर गाँव से लगातार पलायन बढ़ता ही जा रहा है और गाँव खाली होते जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे गाँव में जो पलायन का एक और मुद्दा है कि हमारे पास जो जमीन है वो जिस पे हम खेती करते हैं, हमारी पारंपरिक सबसे बड़ी हमारी पूंजी हमारी जमीन है। अगर जमीन नहीं होगी हमारे पास तो हम खेती कहाँ से करेंगे? आप देखिए 1960 के बाद अभी भूमि बंदोबस्त नहीं हुआ है। अब भूमि बंदोबस्त नहीं हुआ है तो तब तक हमारी अब तक कई पीढ़ियां आ चुकी हैं। हर खेत जो हमारी एक पूंजी मेरे दादा के पास रही होगी, 10 खेत रहे होंगे, वो मेरे 4-5 भाइयों में बटे होंगे, फिर उनके भी बच्चे हुए, उनमें भी 4-5 2-2 खेत आए होंगे, फिर वो भी बंट गए। आज मेरे पास एक खेत नहीं है। अगर 2 खेत है तो एक पूरब में है, एक पश्चिम है। अगर मैं उस खेतों में अपने आजीविका ढूंढता हूं तो आप ही सोचिए कि मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है, मैं उन दोनों खेतों में कुछ करना चाहता हूं, लेकिन परिस्थितियां कहां हैं? आज देखिए गांव में सारे बंदर भरे हुए हैं, घर के अंदर तक बंदर आ रहे हैं। सुअर रात को पूरी फौज लेकर के आ रहा है। आपने कुछ बोया है तो दूसरे दिन वहां हल लगा हुआ मिलेगा आपको। तो जब आप कुछ बो रहे हैं, आपके हाथ कुछ नहीं मिल पा रहा है, आप कुछ करना चाहते हैं खेतों में, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, तो आदमी पलायन नहीं करेगा तो क्या करेगा? जहां तक आप कह रहे हैं कि जंगलों की जो सवाल है, वो ये मानवीय हस्तक्षेप तो हमने सब बिगाड़े हैं। आज अगर हमारे पास जो जंगल हैं, उन जंगलों में आप देखेंगे कि हमारे वन्य प्राणियों को बचाने के लिए, खाने के लिए भोजन नहीं है। हमारे इस तरह के जंगल उत्तराखंड में डेवलप हो गए हैं जहां भोजन की कमी है। आज 27% हमारे पास चीड़ है। चीड़ इतना फैल चुका है कि पूरे उत्तराखंड में चीड़ जो है, कुमाऊं से लेकर और आपके हिमाचल की बाउंड्री तक अगर आप देखेंगे, पूरे चीड़ के जंगल फैल गए हैं। जो हमारे पास बांज के जंगल थे, उन बांज के जंगलों में भी चीड़ के बीज आ करके वहां फिर चीड़ बहुत रेपिडली ग्रोथ करता है, एकदम वो बांध से ऊपर आ जाता है। और उसके बाद जो अंतर जातीय संघर्ष होता है, उन वहां बांध और चीड़ के बीच हो रहा है। और उसके बाद क्या है, बांध धीरे धीरे लुप्त होने के कगार पर है। खुद मेरे गांव का जो बहुत 80 हेक्टेयर का बड़ा जंगल है हमारा, वो वन पंचायत का, और जब उसमें 4 पेड़ चीड़ के गए थे, आज आधा जंगल जो है चीड़ का हो चुका है। अब ये सबसे बड़ा कारण क्या है? ये हमारी पॉलिसी है, हमारे लोगों, हमारी सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही। 1980 में एक एक्ट आया था उत्तराखंड, हिमाचल और वेस्ट बंगाल कि 1000 मीटर से ऊपर कोई पेड़ नहीं कटेंगे।
1974-73 में जो चिपको आंदोलन आया था, उसके एवज में तब सरकार को जबरदस्ती एक कानून लाना पड़ा कि इन 3 राज्यों में 1000 मीटर से ऊपर पेड़ों को काटने पर पाबंदी लगा दी जाए 10 साल के लिए। आज कितने साल हो गए? 25 साल हो गए, आज इतने साल हो गए, अभी तक वो पाबंदी है। उसका फायदा किसको हुआ? चीड़ को हुआ। चीड़ बेतहासा बढ़ गया। उसके तो बीज जब फटते हैं तो सारे पंख वाले बीज दूर दूर तक उड़ जाते हैं। वो कैसी कैसी खतरनाक परिस्थितियों में भी उसका बीज अंकुरित हो जाता है। सारे चीड़ बढ़ता हुआ पूरा उत्तराखंड इसमें चीड़ में हो रखा है। अब जब चीड़ है तो चीड़ की पत्तियां गिरेंगी, फरवरी मार्च के बाद सारी पत्तियां गिरने लग जाती, पूरा बिस्तरा लग जाता है जमीन पे। जब आग लगती है तो आग का सबसे कारण चीड़ है, और जब चीड़ जो आग की लगती है तो पूरे क्रॉन फायर जिसको कहते हैं ना, आग की लपटें ऊपर तक निकलती हैं। इतना पिरूल जलेगा, इतना उसके जंगल में रहने वाले झाड़ियां, जीव जंतु सारे जलते हैं। कितनी बायोडाइवर्सिटी को खतरा होता है। अब ये जो सारा जल रहा है, जंगल जब जलते हैं पूरा धुआं छा जाता है। आपने देखा होगा पूरा उत्तराखंड में जब जंगलों पे आग लगती है सारा धुआं जा जाता है। ये धुआं क्या है? कार्बन। ये कार्बन कहां जाएगा? आगे तो हमारा हिमालय खड़ा है, ये सारे मानसून ऊपर को चलते हैं, ये सारा कार्बन ऊपर की तरफ जाएगा। सारे हिमालय को कार्बन जो मिल रहा है वो हमारे जंगलों के जलने से हो रहा है। लोकल वार्मिंग, और दूसरा हम किसकी मार झेल रहे हैं? ग्लोबल वार्मिंग। दोनों की मार हमारा हिमालय झेल रहा है। और आज हिमालय की स्थिति क्या है? हिमालय में आज 400 से अधिक झीलें बन चुकी हैं। जो तेजी से जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं उनसे बड़ी बड़ी झीलें, 100 वर्ग मीटर से बड़ी बड़ी झीलें बन चुकी हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वैज्ञानिक कह रहे हैं, वाडिया इंस्टीट्यूट कह रहे हैं जिन्होंने अध्ययन किया है। उनमें से कई झीलें ऐसी हैं जो लगातार जिनका पानी बढ़ता जा रहा है। उसमें आपका बसधारा झील जो है, आपका मासर ताल का झील है, आपके कई अनाम झीलें हैं जिनका उन्होंने लिस्ट बनाई है कि ये उत्तराखंड में 400 से अधिक झीलें जो हैं वो बन चुकी हैं, और वो उनमें पानी लगातार बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? लगातार ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे। अब आप देखिए कि पूरा जो हिमालय जोन है हमारा, ये भूकंपीय सबसे बड़ा खतरनाक जोन है जिसको टाइप 5 कहा जाता है। और टाइप 5 का मतलब होता है 7 से लेकर 8 मैग्नीट्यूड का भूकंप कभी भी आ सकता है। और अभी आपको बोला सबसे बड़ा भूकंप उत्तराखंड में 1803 में आया था, जबकि यहां पूरे गांव के गांव उजड़ गए थे। सबसे बड़ा भूकंप था जो 8 पर आया था, 8 उसका स्केल पर था। तब से यहां भूकंप नहीं आया। आपका ये देहरादून भी दूसरी पट्टी है जो टाइप 4 के लिस्ट में आता है। यहां भी बड़े बड़े आपके जो हैं भूकंपीय क्षेत्र यहां से पट्टी जाती है, और इसमें भी कभी भूकंप नहीं आया है। अगर लगातार भूकंप नहीं आए हैं तो इतनी एनर्जी ये जमीन के अंदर संचित है, और जिस दिन वो एनर्जी अगर बाहर फूटेगी तो वो बहुत भयानक कारण होगा। अब आप बताइए कि पूरे हिमालय में जो इतनी झीलें बनी हैं, अस्थायी झीलें बनी, उत्तराखंड के हिमालय में अगर बाई द कभी भूकंप आ गया क्या होगा? एक झील के दंश को आज तक हम भूले नहीं हैं। 2013 में जो केदारनाथ का झील टूट करके और 5000 से अधिक लोग हमारे मरे थे, उसको हम आज भूल नहीं पाए हैं। और ये जो 400 से अधिक झीलें बनी हैं, और कभी हल्का सा भूकंप 6 का भी आ जाएगा, ये अस्थायी झीलें हैं, अगर ये टूटेगी तब क्या कितनी बड़ी तबाही होगी, ये कल्पना से बाहर है। अच्छा कल्याण सिंह जी, ये जो पर्यावरणीय नीतियां बनाई जाती है राज्य सरकार के द्वारा, और ये जो निर्माण कार्य किए जा रहे हैं पहाड़ में लगातार, जिस तरह से आपने जिक्र किया, क्या इसको लेकर आप सरकार को समय समय पर अवगत करवाते हैं या किसी प्रकार की सलाह आप देते हैं, या फिर और आपकी सलाह को क्या किसी प्रकार से नजरअंदाज किया जाता है और केवल अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा किया जाता है? नहीं, मैंने तो कई बड़े बड़े उस पर मैंने इन चीज़ों को बोला है। अब सरकार समझती नहीं है। हमारे जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो उस बात को भी जानते नहीं हैं। उनसे तो उनको कहेंगे कि हम बुग्याल क्या हैं, उन बुग्याल की परिभाषा नहीं जानते हैं, कैसे बचाएंगे? जब तक हम किसी चीज़ के बारे में हमें ज्ञान ही नहीं है तो हमारा उसमें संरक्षण का भाव भी नहीं आएगा। मैंने तो सबसे बड़ी ये देखी। आप देखिए, मैंने कई बार कहा कि उत्तराखंड को अगर आपको बचाना है तो चीड़ के जंगलों का वैज्ञानिक प्रबंधन कीजिए। जो चीड़ इतना फैल रहा है, इस फैलने से बढ़िया है कि आप भारत सरकार के पास जाके कहिए कि आपने और प्रजातियों पर आप रोक लगा दीजिए, लेकिन चीड़ को रोक से हटा दीजिए। और चीड़ जो इतने बड़े बड़े चीड़ के पेड़ हो गए हैं, भयंकर बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं, किस काम के हैं? आज हमारे सारे गांव के लोगों ने मकान उखाड़ करके लेंटर के मकान बना दिए हैं, क्योंकि उनको लकड़ी नहीं मिल पा रही है।
सारे पुराने मकान जो हैं धराशायी हो गए हैं। जो हमारे स्थापत्य कला की हमारी पहचान थी, लकड़ी न मिलने के कारण हमारी जो ये धरोहर है ये भी खराब होती जा रही है। और सारे जंगलों में जो है बड़े बड़े पेड़ जो है सड़ रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ खड़े हैं। हमें ये ताजुब होगा कि हमें जो है 2030 तक 3 बिलियन टन कार्बन जो है स्टॉक करना है। अगर हमें जिंदा रहना है, ये वैज्ञानिकों ने कहा है कि लगभग 3 बिलियन टन हमें कार्बन को स्टॉक करना है। कौन करता है स्टॉक कार्बन को? ये हरे पेड़ पौधे करते हैं। और जो पेड़ बड़े ऊंचे हो गए, बूढ़े हो गए हैं, ये कार्बन स्टॉक नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने कार्बन अपने अंदर जमा कर रखा है। तभी तो मोटे हो रखे हो, तभी तो बड़े हो रखे हैं। जब वृद्धि रुक जाती है तो कार्बन स्टॉक नहीं करते हैं। कौन करेगा कार्बन स्टॉक? जो नए पौधे हैं। जब नए पौधे बढ़ेंगे, चाहे चीड़ के हैं, 12 साल के बाद वो हमारे जो चीड़ के जंगल हैं वो लीसा देने लगते हैं। चीड़ से एक घाव बनता है, उससे एक लीसा निकलता है, लीसे को बिरोजा बनता है, लीसे से तारपिंती बनता है। और अंग्रेजों ने इसीलिए यहाँ चीड़ के जंगलों को विस्तार दिया। पहले हमारे पास चीड़ के जंगल नहीं थे, हमारे पास केवल बांस बुरांस के जंगल थे, मिश्रित जंगल थे। और इन्हीं जंगलों से हमारी सदा नीरा नदियां निकलती थी, जिनसे हम आज जिंदा हैं। आप कहेंगे ना उत्तराखंड की सारे 12 नदी तंत्र जो हिमालय से निकलती हैं, ये हमें कुछ नहीं देती हैं। इन तक केवल बिजली बनती है, वो बिजली भी दूसरे राज्यों को जाती है, फिर हम उनसे खरीद रहे हैं। दुर्भाग्य तो ये है। लेकिन इन जो हमें जिंदा रखे हुए हैं वो नदियां हैं जो जंगलों से निकलती हैं, हरे भरे जंगलों से निकलती हैं। चीड़ के जंगलों से नदी नहीं निकलती है। बांस बुरांस और जो विस्तृत जंगल हैं, चौड़ी पत्ते वाले जंगल हैं, वहां से नदियां निकलती हैं। आप देखें कुमाऊं में देखिए आप, कोसी नदी है, गगास है, आपकी वहां पर गोमती नदी है, 11 गोमती की सहायक नदियां हैं, पश्चिमी नयार है, पूर्वी नयार है। और यहाँ से लेकर के अगर आप चाहे देहरादून की रिस्पना, ये बिंदाल से लेकर आप पुरोला तक चले जाएं, कमल नदी वहां निकलती है। ये नदियां हमको जीवन देती हैं। और ये इन नदियों से हमारे गांव चल रहे हैं, इन नदियों से हमारे खेत सींचे जा रहे हैं, इन्हीं नदियों से हम पानी पी रहे हैं। ये हमारे लिए जीवन के आधार है। अब जब हमारे पास बांध के जंगल नहीं होंगे, आपके पास हमारे पास मिश्रित जंगल नहीं होंगे, तो ये नदियां कहां से आएंगी? ये सारे सूखने के कगार पर आ गए हैं, सारे घाट हमारे बंद हो गए, पानी नहीं है। आज स्थिति तो यह है। और इन्हीं जंगलों के अंदर हमारी बायोडाइवर्सिटी होती थी। जो जीव जंतु इनमें रहते थे, इनमें काफल मिलता था, हिसल मिलता था, किनगोड़ मिलता था। ये सारे जीव जंतुओं के आहार थे और जीव जंतु जंगलों में रहते थे। हमने सारे किनगोड़ काट करके सारे दवाइयों में चले गए, सारे जंगल काट करके खत्म कर दिए। चीड़ के जंगल अपने नीचे कुछ होने नहीं देता है। अब भाई उस जंगल में जो जीव जंतु रह रहे हैं, खाएंगे क्या? पानी, सारे जंगल का पानी तो आप लिया है जंगल शहरों में पीने के लिए, कि साहब शहर में पानी नहीं है, उस जंगल का पानी लाओ, उस जंगल का पानी लाओ। कभी आपने कभी ये सोचा, तुम्हारे योजनाकारों ने, कि तुम्हारे जंगल में जो पानी के स्रोत हैं उन पर वहां के जीव जंतु भी निर्भर हैं। आप पूरा पानी उठा करके अपने शहर में ले आए, वो जंतु पानी पीने के लिए कहां जाएगा? कहां है उसके पास पानी? उसके पास पानी है तो पानी के धारे तक आएगा, तुम्हारे गांव में आएगा वो। अगर भालू बाघ सब तुम्हारे गांव तक आ रहे हैं, ये स्वयं नहीं आ रहे हैं, ये परिस्थितियों के बस आ रहे हैं। अरे वो तुम पर झपट रहे हैं तो वो अपनी जान बचाने के लिए झपट रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं ना, कौन समझेगा? हमारे योजनाकार जो आप कह रहे हैं कि बैठे हुए हैं और योजना बना रहे हैं, क्यों नहीं बना रहे हैं? आप जब यहाँ कुंभ मेला हुआ था 2000 में, तब तुमने यहाँ के सारे बंदर उठा के सारे जंगलों में छोड़े, और वही बंदर आज हमारे लिए आफत बने हुए हैं। तो आप बिना सोचे समझे केवल आप अपनी वोट की राजनीति चला करके और कहेंगे हम विकास की धारा में बह रहे हैं, इस ठीक नहीं है। हमने कई बार कहा, चीड़ के जंगलों को वैज्ञानिक प्रबंधन, मैं चीड़ का विरोधी नहीं हूं। चीड़ से हम जब अंग्रेजों ने पैसा कमाया, तुम क्यों नहीं कमा रहे हो? चीड़ के जो पुराने पेड़ हैं उनको निकालिए वहां से, और उस लकड़ी को गांव वालों को निःशुल्क दीजिए। उनको बोलिए कि जिसकी जरूरत है उनको हम लकड़ी देते हैं, अपने मकान बनाइए आप। हिमालय में अगर लेंटर के मकान नहीं बनेंगे, भूकंप के क्या कहते हैं, लकड़ी हम उनको देंगे तो लकड़ी के मकान बनेंगे। लकड़ी भूकंप रोधी होते हैं, हल्के मकान होते हैं। हमारी बाइबल कभी भूकंप आ गया तो हमारी कैजुअलिटियां कम होंगी। आपने देखा हमारे जौनसार की तरफ आप जाइए, सारे लकड़ी के मकान हैं। लेकिन जिसमें उत्तरकाशी में भूकंप आया था,
केवल सबसे ज्यादा खतरे उन गांवों को हुआ था जहां लेंटर के मकान थे। आप वहां पर मातली और वहां के सबसे ज्यादा जब वो बांध बना था, सब लोगों ने वहां से सीमेंट लिया और अपने मकान तोड़ करके उन्होंने सीमेंट डाले। सबसे ज्यादा कैजुअलिटी वहां हुई थी। लेकिन जहां उधर मकान जो बड़े बड़े ऊंचे मकान जो लकड़ियों में और उसके पारंपरिक ढंग से बने थे, एक भी नहीं टूटा। मैं खुद राजगढ़ी में था, पुराना किला राजा का वहां पर था, भूकंप आया, एक पत्थर तक नहीं गिरा। तो हम उस दिशा में क्यों नहीं जा रहे हैं? हम इन जंगलों का वैज्ञानिक प्रबंधन करें। जो जंगल हैं, नए जंगल जब पनपेंगे, जैसे अंग्रेजों ने पहले चीड़ के जंगलों को ठेकेदारों को देते थे, लीसा निकालते थे, ठीक जंगल को बेच करके उनको अंग्रेजों को राजस्व बनता था, और उधर ठेकेदार को जब जंगल मिल जाता था तो जंगल में लीसा निकालने का काम ठेकेदार अपने मजदूरों से करता था। और जब गर्मियों में आग न लगे तो अपने मजदूरों से लगातार जंगल की रखवाली करता था कि आग लग जाएगी तो मेरा सारा लीसा जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा। तो लगातार वाच करता था कि कहीं से आग ना लगे। आसपास के गांव में जाता था खुद ठेकेदार, कहता भाई इधर आप तुम जो खेत के जो आड़े हैं इनको जलाओगे तो दूर जलाना, इधर मत जलाना, ये था। तो इस तरह से जंगलों को बचाने का दायित्व तो ठेकेदार का भी था और समाज का भी था। आप तुमने जंगलों को बंद कर दिया, समाज तो तुम्हारे साथ आ नहीं रहा है वन विभाग के साथ, और जंगलों में जो पिरूल पड़ा हुआ है, जब ठेकेदार तुम दे ही नहीं रहे किसी को, तो सारा पिरूल का ढेर लगा है, पूरे पूरे जंगल खड़े खाए, तो आग लगेगी लगेगी। क्यों आप ठेकेदार नहीं दे रहे हैं? आप देना, आप दीजिए, पूरे पहाड़ के जंगलों को उनका नीलाम कीजिए, कहिए भाई जिसमें लीसा निकालने के लिए जिसको ठेकेदार को चाहिए वो यहाँ आ जाए। तो जब तुम उनको देंगे, लीसा भी निकलेगा, आय भी होगी, उधर जंगल बचाने के लिए जो आग लगती है उस पर अंकुश भी होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं सर कि आपकी इन सभी बातों का सरकार संज्ञान ले और स्पष्ट और सटीक नीतियां बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया पेन पॉइंट से बातचीत करने के लिए।